नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कल पीएम मोदी 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने आ रहे हैं। कार्यक्रम में देश भर से बीजेपी के चुनिंदा बूथ कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन और बूथ मैनेजमेंट में नंबर 1 माना जा रहा है, लिहाजा पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद के लिए मध्य प्रदेश को ही चुना है। यहां से तैयार कार्यकर्ता देश भर में चुनावी राज्यों में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। तो वहीं इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। उधर कांग्रेस ने इस दौरे को लेकर तंज किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि अच्छा है मोदी जी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के हालात को वो खुद देख लेंगे। तो इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको जेपी नड्डा के बयान सुनाते हैं। आज पीएम के दौरे से पहले जेपी नड्डा मध्य प्रदेश भोपाल में हैं और उन्होंने क्या कहा है बूथ मैनेजमेंट की तैयारी को लेकर और साथ ही कांग्रेस को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजा भोज की नगरी भोपाल को चुना है और यहां से वो संगठन के लिए भी संदेश देंगे, तो यहां से पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संदेश देने वाले कि आज देश में मोदी जी जैसे नेता हैं, प्रदेश में हमारी सरकार है, शिवराज जी मुख्यमंत्री के रूप में आपका काम कर रहे हैं, दिन रात जुटे हैं, सब लोग लगे हैं। आपकी सरकारें हैं, आपके लोग हैं, आपके स्थानीय निकाय में लोग हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आप इसका उपयोग करके मध्य प्रदेश की जनता की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम हैं, पढ़ते लिखते भी कम हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आइए अब सुनते हैं कि कमलनाथ किस तरह से ले रहे हैं पीएम मोदी के दौरे को और किस तरह से निशाने पर ले रहे हैं बीजेपी को, सुनिए। अच्छा है प्रधानमंत्री जी आ रहे, वो अपनी आंखों से मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लें, उसका खुद असेसमेंट कर लें कि कितना भ्रष्टाचार है, कैसे आज मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। और आइए अब सीधे रुख करते हैं हम अपने सवाल का। आज का हमारा सवाल आपको दिखाते हैं और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एमपी से बीजेपी लेगी 2023-24 चुनाव का प्रण, देश भर के बूथ कार्यकर्ताओं को मोदी देंगे जीत का मंत्र। बूथ मैनेजमेंट में एमपी बीजेपी नंबर 1, 5 राज्यों और लोकसभा में पूरा होगा क्या प्रण, यह भी बड़ा सवाल है। महंगाई, बेरोजगारी और वचन पत्र से कांग्रेस देगी मात, बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट का कांग्रेस निकाल पाएगी काट। मध्य प्रदेश से मोदी का चुनावी शंखनाद, विधानसभा लोकसभा में कौन बनेगा सरताज, क्या बूथ मैनेजमेंट और ये तमाम रणनीति भारी पड़ती है, जरूरी है, या फिर जनता के बीच में सिर्फ काम करना जरूरी होता है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। आइए सीधे रुख करते हैं उन खास मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से आज वरिष्ठ नेत्री पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जी जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी का मैं स्वागत करूंगा हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रमाकांत पटेल साहब, रमाकांत जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और विधायक सुरेश राजे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले आइए मैं रुख कर लेता हूं अर्चना चिटनिस जी का। अर्चना जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इस जो पूरी कवायद है, पीएम मोदी ने सबसे पहला सवाल तो यही उठाया है कि बूथ मैनेजमेंट के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश को क्यों चुना गया, और क्या इस बार चुनाव पूरी तरह से सरकार से ज्यादा केंद्रित होगा संगठन पर? भारतीय जनता पार्टी संगठन की सरकार बनाती है और सरकार और संगठन इनका आपस में कोऑर्डिनेशन अभी से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी है उससे पूर्व जब से भारतीय जनसंघ था तब से है। ये हमारे लिए कोई नई कवायद नहीं, पर विशेषता इस बार ये है कि परंपरा का सम्मान करने वाली,
परंपरा के गौरव को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी तकनीक को भी कितना तवज्जो देती है और कितना एप्लीकेशन करती है। मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों में हमारे 42 लाख से अधिक पन्ना प्रमुख बने हुए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात का एपिसोड था, तब मध्य प्रदेश वो प्रदेश रहा जिसने 25,000 बूथों पर रियल टाइम अपने आप को मन की बात सुनाते हुए कनेक्ट किया, अपलोड किया। मतलब हम कुशाभाऊ ठाकरे जी का स्टेट है। हम ऑर्गेनाइजेशनली सारे मध्य प्रदेश में हम अपने आप को बाकी सबसे बेहतर है ऐसा समझते हैं, पर टेक्निकली भी हम साउंड है। ये पिछले हमारे जो लगातार कार्यक्रम चले, बूथ सशक्तिकरण 1, फिर बूथ सशक्तिकरण 2, इसमें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन को केंद्र ने भी माना कि ये वो प्रदेश है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अनहोना, अद्भुत और अपने आप में एक अलग प्रकार का कार्यक्रम होने जाना है। ठीक है, मैं आता हूं सुरेश राजे जी आपके पास। सुरेश राजे जी, मुझे बताइए, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पिछली गलती से सबक लेकर के जबरदस्त तरीके से बूथ मैनेजमेंट अपना किया है। आप इसे कैसे देखते हैं और इस बूथ मैनेजमेंट की काट क्या है कांग्रेस के पास? देखिए, पहली बात तो यही समझ से परे है कि पिछली बार की गलती से सबक लेते हुए क्या गलती, पिछली बार कौन सा काम छोड़ दिया था 2018 में इन्होंने जो नहीं किया था। एक, जहां तक सवाल है बूथ मैनेजमेंट का, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, कोई भी दल हो, वो कोशिश करती है कि हमारा बूथ मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो। और जहां तक बात करते हैं आप कैडर बेस्ड पार्टी की, तो कैडर बेस्ड पार्टी तो बीएसपी भी रही है। कैडर बेस्ड पार्टी की अगर बात करते हो तो बीएसपी भी रही है, और बीएसपी ने कितनी बार सरकार भी बनाई है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। तो क्या उनका बूथ मैनेजमेंट क्या फेल हो गया? एक, अब रही बात ये कि बूथ मैनेजमेंट भाजपा, देखिए भाजपा के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब कोई मैनेजमेंट बचा है तो वो बचा है शुद्ध रूप से मीडिया के द्वारा किस तरह हम अपने कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं। और प्रधानमंत्री को अगर मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है और उसमें भी इस तरह की तैयारी, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात रखूंगा। कभी कल ही हमारे ग्वालियर में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे मुख्यमंत्री, इससे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री आए थे। तो ये मुख्यमंत्री की सभा में और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो तरीके अपनाए वो मैं बता रहा हूँ। अभी तक तो आशा कार्यकर्ता, सरपंच, पंचायत सचिव, सहायक सेक्रेटरी, मतलब जो मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकते थे किया। अभी एक ताजा तरीन उदाहरण है ग्वालियर का। कितने मास्टर हैं, शिक्षक जितने हैं विद्यालय में, उनके परिवार पर किस किस पर 4 व्हीलर है, ये सारों को डायरेक्शन दिया गया कि हमको नहीं मालूम, अपने अपने घर से 4 व्हीलर लाओ और कार्यक्रम को सफल बनाओ। तो जो मैनेजमेंट का सवाल आप कह रहे हो, इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है और कोई मैनेजमेंट इनका चलने वाला भी नहीं है। कुछ भी कर लें। आपने देखा होगा अभी कर्नाटक में 35-36 किलोमीटर का रोड शो किया था प्रधानमंत्री जी ने। वही प्रधानमंत्री जी है, दूसरे प्रधानमंत्री तो है नहीं। और इसलिए हमें न तो इसकी चिंता है कि वो कैसा मैनेजमेंट कर रहे हैं, बूथ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, वो अपनी कार्यशैली पे काम करे, कांग्रेस अपनी कार्यशैली पे काम करेगी। कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। ठीक है। रमाकांत पटेल साहब, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसके पास भी कैडर की कमी नहीं। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से, इतनी पुरानी दिग्गजों से कैसे आप दो हाथ करेंगे? कहां से, किस तरह से आपको जीत के रास्ते नसीब होंगे? बूथ मैनेजमेंट, तैयारी, संगठन, कैसे आप इनको काउंटर करेंगे? देखिए अभिलाष जी, आम आदमी पार्टी का अभी संगठन विस्तार का, संगठन निर्माण का कुछ समय पहले तक काम चल ही रहा था, वो लगातार चलता रहता है। अभी पिछले महीने तक आम आदमी पार्टी ने 10,000 से ज़्यादा
पदाधिकारियों की घोषणा की है। तो आम आदमी पार्टी का संगठन तो बढ़ ही रहा है। आप देख रहे हैं कि मात्र 10 साल के भीतर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। एक जगह 2 जगह हमारी सरकारें हैं और जोरदार तरीके से लोगों ने बहुमत दिया है। गुजरात में हमारा 14% वोट है, 5 विधायक हैं, गोवा में हमारे 2 विधायक हैं। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का एक महापौर है। 16 में से एक महापौर पहली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता ने दिया है। कई पार्षद हैं, कई सरपंच हैं, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हैं। तो आम आदमी पार्टी तो जहां भी जाती है अपने कामों के नाम पर वोट मांगती है, काम करने के लिए वोट मांगती है। हमने दिल्ली में जो तीसरा चुनाव लड़ा था तो स्पष्ट बोला था कि यदि आम आदमी पार्टी ने 5 साल ईमानदारी से काम किया है तो आप आम आदमी पार्टी को वोट करें, अन्यथा आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त करा दें। तो ये सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी को जनता ने कितना मैंडेट दिया, 70 में से 62 सीटें दिया, ये बोलने पर कि अगर काम नहीं किए हैं तो जमानत जब्त करा दे। मैं अपेक्षा करता हूं भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से कि ये लोग भी बोले जनता के बीच में जाकर के कि हमने अगर काम किया है तो हमको वोट दें, नहीं किया है तो ना दें। जनता बतला देगी कि कितना काम किए हैं। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी कल भोपाल आ रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूं उनका स्वागत है, लेकिन अपेक्षा करती है मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के युवा अपेक्षा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, यहाँ के किसानों को फसल खराब होने का मुआवजा मिल जाए, यहाँ के किसानों को खाद की कालाबाजारी से राहत मिल जाए, महंगाई से राहत मिल जाए, फसलों का दाम मिल जाए। तो ये अपेक्षा करते हैं कि जो इतने सारे घोटाले हुए थे अभी तक, कारम डैम का घोटाला, सड़क घोटाले, पेपर लीक घोटाला, तमाम तरह के भर्ती घोटाले, ये जो हुए थे, इन घोटालेबाजों पे जांच हो जाए, ये अपेक्षा करते हैं हम लोग। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करूंगा दिनेश जी आपका। दिनेश जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि संगठन, बूथ मैनेजमेंट और ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं इस वक्त चुनाव में, या आपको लगता है कि अगर आप जनता के बीच में काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत संगठन में कमी चल जाएगी, बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा ना हो तब भी ठीक है, जनता के बीच की इमेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? कितना % शेयर देंगे आप बूथ मैनेजमेंट और चुनावी प्रबंधन को? सर देखिए, कांग्रेस सालों तक इस देश में उसने सरकार चलाई और चुनी गई, तो उसका कोई, कहा जाता है कि कोई काडर उसके पास नहीं था, उसका कोई संगठित संगठन भी नहीं था। इसके बावजूद जो नेता थे उनका अपना एक नेटवर्क था और अपना एक जो है एक फॉलोइंग थी, और उसी के आधार पर आज भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है। 2018 का चुनाव देखा हमने, 2018 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी 65-67 सीट हार जाती है तो ये वही कार्यकर्ता था ना, भारतीय जनता पार्टी का संगठित कार्यकर्ता, संगठित जो है इसका जो काडर बेस्ड कार्यकर्ता था, इसका जो पंडा प्रमुख था, सारी चीजें थी। लेकिन जनता के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते। केवल आप एक काडर से या बूथ मैनेजमेंट से जनता के मुद्दों का हल नहीं होता। आप हो सकता है कि वोटर को बूथ तक तो ले आए, लेकिन बूथ के अंदर वो आपको वोट देगा ये जरूरी नहीं होता है। इसलिए जरूरी होता है उसके जो मुद्दे हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं। यदि महंगाई जनता को मुद्दा लगता है तो वो मुद्दा है, आप उसे बूथ मैनेजमेंट से कवर नहीं कर सकते हैं। तो जनता का जो लीडर है उसकी फॉलोइंग बहुत जरूरी होती है, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, और उसके साथ मुद्दे जनता के साथ यदि उसके पास है तो वो जनता उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, मैं आता हूं वापस अर्चना जी आपके पास। अर्चना जी, पीएम मोदी का यह दौरा हो रहा है, शहडोल भी वो जा रहे थे, यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, लेकिन शहडोल का दौरा हालांकि खराब मौसम की वजह से उसे स्थगित करना पड़ा। ये पूरा का पूरा फोकस ट्राइबल एरियाज पर क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी नेता आ रहा है उसे पूरी तरह से वहीं फोकस किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से। ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा ट्राइबल एरिया में ऐसा कहां जीत का मंत्र छुपा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी होलिस्टिक अप्रोच से चलने वाली पार्टी, और उस होलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है वह क्षेत्र निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिंचाई बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और हम लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे। और उस सारे काम को, चाहे वो वन अधिकार अधिनियम के पट्टे हो, चाहे पैसा एक्ट हो, भारतीय जनता पार्टी ने सतत इस पर काम किया है पिछले 18 सालों। और बजट आप चाहे देख ले, केंद्र का चाहे राज्य का, क्या था
जब सरकार कांग्रेस की थी और क्या है जब हमारी। तो ये कोई नया विषय नहीं है। जनजातीय नायकों को महत्व देना ये पहली बार नहीं हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी रतलाम भी आते हैं, इंदौर भी आते हैं, भोपाल भी आते हैं, शहडोल भी जाते हैं, जबलपुर भी हमारे केंद्रीय मंत्री तमाम जाते हैं, माननीय अमित शाह जी जाते हैं। तो सब तरफ सेवा से लेकर विकास से लेकर कनेक्टिविटी बनाए रखना ये भारतीय जनता पार्टी का एक सहज स्वभाव है जो आप परिलक्षित होते हुए देख रहे हैं। ठीक है। सुरेश राजे जी, मुझे एक चीज बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को उज्जैन भी जाना चाहिए। अर्चना जी, रमाकांत पटेल साहब कह रहे हैं कि पीएम साहब को उज्जैन भी जाना चाहिए। अरे बिल्कुल, पीएम साहब से सब जगह जाना चाहिए और नहीं जाने का कोई विषय नहीं है। और उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई और वो कमेटी बहुत जल्द अपना रिपोर्ट देगी। और कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। प्रधानमंत्री जी उज्जैन गए भी थे और जाएंगे भी। कोई इस पर रमाकांत जी चिंता ना करें, जब प्रधानमंत्री जी उज्जैन जाए वह भी अवश्य पहुंचे। ठीक है। दिनेश गुप्ता जी से पहले मैं रमाकांत पटेल जी के बाद सुरेश राजे जी आपके पास आता हूं। सुरेश राजे जी, एक चीज ये बताइए कि जिस तरह से केंद्रीय यहां पर 2 ट्रेन जो हैं वो सौगात दी जा रही है मध्य प्रदेश को वंदे भारत की, लेकिन इसी जगह से 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मतलब ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में रखा गया है ताकि मध्य प्रदेश से एक मैसेज पूरे देश को जाए कि विकास का पहिया लगातार चल रहा है। 2 भले ही मध्य प्रदेश को मिले, लेकिन यहां पर सुर्खियों में यह है और ऑब्वियसली यह है कि देश को 5 वंदे भारत की सौगात कल मिलने जा रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या आप इसको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखते हैं या आपको लगता है स्वाभाविक है? क्योंकि अगर कांग्रेस को भी कोई बड़ा काम करना होता है तो वो जाकर के अपने ऐसे राज्य से करती है जहां पर चुनाव हो, जिससे उसका फायदा मिल सके। फायदा लेने की ये प्रक्रिया दोनों की तरफ से होती है। क्या इसे आप किसी खास चश्मे से देखते हैं बीजेपी के लिए? जी अभिलाष जी, देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि वो 2 सौगात मिल रही है, 5 को हरी झंडी दिखा रहे हैं। और चुनावी समय में कोई भी दल, जो राष्ट्रीय दल है, जो राजनीतिक दल हैं और चुनावी फायदे के लिए कोई काम करते हैं, ये किसी से छुपा तो है नहीं। एक अब विषय है, आपने कहा, देखिए मैं बहुत गौर से सुन रहा था। अर्चना जी बोल रही थी कि प्रधानमंत्री ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने का सबको हक है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। अभी ट्रैवल एरिया का बात चला, ट्रैवल एरिया में जा रहे हैं, ट्रैवल एरिया ये है, तो इस देश के सर्वोच्च पद पर आज कौन विराजमान है? मुर्मू जी। अभी वो विषय इसलिए आया है, ट्राइबल एरिया की बात जब कर रहे हैं हम, तो उस चीज पे फोकस जरूर जाना चाहिए। तो क्या इन्होंने जब नई संसद की आधारशिला रखी, उसका उद्घाटन भी आनंद फानन में प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कलमों से किया, क्योंकि पुरानी संसद शायद इस लायक हो गई थी कि अब वो चल नहीं सकती। अगर इसी पे फोकस करना था तो उन बिल्डिंगों पे फोकस करना था। हम इसके विरोधी नहीं है कि नई क्यों बनाई, लेकिन उसमें राष्ट्रपति जी को न बुलाकर, देखिए ये तो सीधा सीधा अपमान था ना। आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, पहले आपने कोविंद जी को बनाया, और कोविंद जी को जब वहां ले गए तो वर्मा मंदिर धुलवाया। क्या जी उसी के डर से तो नहीं बुलाया? या शायद कोई मुहूर्त ऐसा निकला हो कि अगर हम मुर्मू जी को बुला लेंगे तो यहाँ पर इसका शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। ये बात करना यह बहुत जरूरी है। ट्रैवल के बहुत बड़े हितैषी बनते हैं, हम ट्रैवल के लिए ये कर रहे हैं, हम अनुसूचित जाति के लिए ये कर रहे हैं। अगर कांग्रेस इतनी आहत है तो क्या कल कांग्रेस इस मामले को लेकर के इसे उठाने की कोशिश करेगी जनता के बीच में? नहीं, कांग्रेस तो बराबर कर ही रही है, हम छोड़ कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। अब देखिए नया ताजा तरीन उदाहरण देख लो। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में निशा बांगरे जी, जो एक, आप बताइए, डिप्टी कलेक्टर है, एक दिन की छुट्टी मांगते हैं सरकार से। निजी परिवार में कार्यक्रम था, घर का उद्घाटन करना था, उनको छुट्टी नहीं दी गई। उसके पीछे जो हेतु जानकारी आई है कि चूंकि वो तमाम बहुत भिक्षु और बहुत धर्म के लोगों को उसमें आमंत्रित कर रही थी। अब इनको मैं इसलिए इंगित कर रहा हूं ये बात, SC ST के कितने बड़े ये पैरोकार है, कितना उनका ध्यान रखते हैं, कथनी और करनी में कितना अंतर है। अभिलाष जी, इससे अंतर दिखता है
एक दिन की छुट्टी के लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, सुरेश राजे जी, सुरेश राजे जी, मैं यहाँ पर जानकारी आपकी दुरुस्त कर दूं। एक दिन की छुट्टी नहीं, वो ऑलरेडी पिछले कई लंबे समय से छुट्टी पर चल रही थी और उसके बाद हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया था। इसके अलावा बहुत सारे उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय की बिना इजाजत के विदेशी राजनयिकों को बुलाने का, जो कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसके अलावा शुरू में उन्होंने ये बताया कि अगर नहीं अभिलाष जी, आप कह रहे हो ना, अगर आप ये कह रहे हो कि इस तरीके से उन्होंने उल्लंघन किया है जी, तो देखिए उल्लंघन करने की अनुमति तो किसी को नहीं है जी जी, चाहे हम हो चाहे कोई हो। देश, देखिए देश के नियम कानून से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने ऐसा कहा है और वाकई बांग्रे जी इसकी दोषी है, और अगर वो दोषी नहीं है तो अभिलाष जी फिर ये बहुत बड़ा मुद्दा जाएगा कि वो दोषी थी नहीं, और आपने खुद डिबेट में मेरे को ये इंगित करते हुए कहा कि वो दोषी है ना। दोषी नहीं, आरोप है, मैंने कहा आरोप है, उन पर आरोप है। ये बांग्रे नहीं अभिलाष जी, अच्छी बात है। मैं चलो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सरकार देखिए तमाम वो एसटी का जितना फंड आता है जी, पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो हमारा एससी और एसटी दोनों का वो खर्च जो जनता के ऊपर होना था, उनकी सुख सुविधाओं पे जाना था, वो सारा का सारा फंड इन्होंने डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री जी के स्वागत पे खर्च किया। आप जानकारी ले लेना अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ तो। क्या प्रधानमंत्री पुणे आ रहे हैं तो क्या फिर क्या ये हम लोगों का जो एससी एसटी का, ये देखिए ये विभाग हमने तो बनाया नहीं है, तो कोई हमने बना दिया हो, ये हर सरकार का विभाग है, जो भी सरकार काम करती है, तो क्या ये फिर से उसका दुरुपयोग होने जा रहा है? ठीक। सुरेश राजे जी, अगर आप सत्ता में आते हैं, सुरेश राजे जी अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये जो जिसको आप फिजूल खर्ची बता रहे हैं, इस पर एक्शन होगा फिर, ये माने? निश्चित रूप से हम इसकी जांच कराएंगे। ठीक है। और जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाएगा, नेताओं से लेके उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई। रमाकांत पटेल जी के पास आता हूँ। रमाकांत पटेल जी, बीजेपी और कांग्रेस की सियासत की अपनी राह है, ऐसे में आपको क्या लगता है, इसमें गुंजाइश कितनी दिख रही है, मुझे ये बताइए। दूसरा, ये जो कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के स्वागत में सरकारी खर्च का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इससे कितने सहमत हैं आप? जी अभिलाष जी, बिल्कुल मैं आपको बतलाता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए क्या स्थितियां हैं, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं। और उसके पहले मैं आपको जेपी नड्डा जी का, माननीय जेपी नड्डा जी का जो बयान था आपने शुरू में चलाया था, मैं वो बताना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि ये महंगाई चिल्लाते हैं। अरे भाई नड्डा साहब, भूल गए क्या कि इनकी सरकार ही आई थी ये बोल करके कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इनको याद रखना चाहिए, ये नारा था इनका। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं हैं। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, दिल्ली में हमने राहत देकर के दिखलाया है, पंजाब में हमने राहत देकर के दिखलाया है। जिस बिजली का यहां पर 2000 रुपए बिल चुकाना पड़ता है, 3000 रुपए चुकाना पड़ता है, वो हमने दिल्ली के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए निःशुल्क कर दी है। पानी हमने निःशुल्क कर दिया है, हमने अच्छे इलाज की व्यवस्थाएं की हैं, हमने अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था की है, किसानों के लिए हमने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, उनको फसलों का सही दाम मिल रहा है। दूसरा ये कि अब माननीय मोदी जी आ रहे हैं, मैं जरा सा और लूंगा सर 15 सेकेंड। माननीय मोदी जी आ रहे हैं, मेरा निवेदन है, जैसा माननीय अर्चना दीदी ने कहा, चिटनीस दीदी ने कहा कि बिल्कुल जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, तो जाना चाहिए और महाकाल भगवान भोलेनाथ से माफी मांगनी चाहिए कि यहाँ पे हमने घटिया निर्माण करके घटिया क्वालिटी की मूर्तियां लगाई, इसमें पैसा खाया, हे प्रभु भोलेनाथ हमको माफ करें, ये माफी मांगनी चाहिए। माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को सड़कों पे भी चलना चाहिए, जो गांव की, शहर की सारी सड़कें खराब हैं, इनको जाना चाहिए, स्कूलों में देखना चाहिए कि क्या बदहाली बना करके रखे हैं, इनको अस्पतालों में जाना चाहिए, अस्पतालों में लोग कितना परेशान है, इलाज नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं हो रही हैं, तो इनको जाना चाहिए, जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहिए। केवल उड़न खटोले में बैठ के यहां उतर करके झंडी दिखाना, फिर वहां चले जाना, वहां हाथ हिलाना, इससे काम नहीं चलेगा। जनता के दुख दर्द का इनको एहसास नहीं होगा ऐसे करके। ठीक है, अंतिम सवाल में सीधे आऊंगा दिनेश गुप्ता जी आपके पास। दिनेश जी, पीएम मोदी की ये विजिट कार्यकर्ताओं के लिहाज से, संगठन के लिहाज से और कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए कितनी काम की सर? अभिलाष जी, ये केवल ये देख सकते हैं ना, भाजपा संगठन उनके कार्यकर्ताओं के लिहाज से ही महत्वपूर्ण है।
जो चुनाव की तो इसमें कोई रणनीति होना नहीं है। जो डिजिटल कार्यकर्ता है उनको तो आप कहीं से भी एड्रेस करते हो। भारतीय जनता पार्टी में तो ये निरंतर प्रक्रिया है, इसी तरह की बैठक और संबोधन चलता रहता है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। क्योंकि अब क्या मौसम बदल गया, जो महत्वपूर्ण था शहडोल का कार्यक्रम हो नहीं रहा है, जिसके जरिए वो एक एसटी वोट को अपनी तरफ करने की कोशिश करते, तो इसलिए कह सकते हैं ये केवल ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से में महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से। 10 सेकंड कुछ कहना चाहता जी हूं। बोलिए पटेल साहब, जल्दी से। आपके एक सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया था जी। आपने कहा कि मध्य प्रदेश की स्थिति पे, मध्य प्रदेश 3 लाख से अधिक करोड़ के कर्जे में है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे में है। ऐसे समय में सरकारी पैसे से अपनी पार्टी का प्रचार करना यह सरासर गलत है, मध्य प्रदेश को और डुबाने वाला काम है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का कर्जा और ना बढ़ाइए, कर्जा कम करने की दिशा में काम करिए। ठीक है सर, चलिए, तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी की ये विजिट सियासी हलकों में जितनी चर्चा में है उससे ज्यादा दिलचस्पी आम लोगों की भी इसे देखने में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दिग्गज नेताओं के ये दौरे, क्योंकि आज जेपी नड्डा जी हैं मध्य प्रदेश में, कल पीएम मोदी आ रहे हैं, दिग्गज नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश की जनता में बीजेपी के लिए कितना माहौल बना पाएंगे, और क्या कांग्रेस जिस एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद लगाए बैठी है उस पर कोई असर पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को क्या कोई रास्ता मिलेगा और वो सत्ता के बहुत करीब पहुंचेगी। बहुत सारे सवालों का जवाब बाद में मिलेगा। शुक्रिया अर्चना चिटनिस जी, दिनेश गुप्ता जी, रमाकांत पटेल साहब और सुरेश राजे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।